देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्लास 11th का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एटम है कोई, ठीक है, आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की पता कैसे चला, प्रोटॉन का पता कैसे चला और न्यूट्रॉन का पता कैसे चला, ठीक है, उनकी डिस्कवरी और खोज कैसे हुई, जिससे कि ये स्ट्रक्चर और एटम का हमें पता चला कि आखिर एटम कैसा होता है। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की जाने वाली हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, जो सबसे स्टार्टिंग है जहाँ से हमारा चैप्टर क्या है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो विलियम क्रुक द्वारा किया गया था। किसने किया था ये? विलियम क्रुक ने इस एक्सपेरिमेंट को किया और इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज मिली। किसकी खोज मिली? इलेक्ट्रॉन की खोज मिली। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया था कि उसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन ये हो सकते हैं। ठीक, सबसे पहले उन्होंने एक कांच की नली ली थी। आपका कांच का ट्यूब नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है ये कांच की एक नली है। ठीक है, इस कांच की नली में उन्होंने क्या किया, एक साइड कैथोड लगा दी, एक साइड एनोड, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। कैथोड कैसा होता है? कैथोड मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है, और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड किनारे पर लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर एक वैक्यूम पाइप लगा दिया। वैक्यूम पाइप होता नहीं, अंदर का प्रेशर मेंटेन रहे, यानी बहुत ही कम प्रेशर रहे, ठीक है, उसे वैक्यूम पाइप बोलते हैं, यानी कोई भी हवा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जा सके, वो चीज़ वैक्यूम पंप होती है। ठीक है, यानी बिल्कुल कस के लगा दिया उसको ताकि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके हवा, बिल्कुल, ठीक है, वैक्यूम कर दिया इसको। ठीक, और यहाँ पर एक बड़ी सी क्या लगा दी, आपकी हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी करंट प्रवाहित करने के लिए। ठीक है, कैसी वोल्टेज की? हाई वोल्टेज की, क्योंकि कम वोल्टेज की रहेगी तो किरणें बाहर निकल ही नहीं पाएंगी, इसलिए हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। तो हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी। ठीक है, हाई वोल्टेज की बैटरी लगाने, जैसे उन्होंने यहाँ पर हाई वोल्टेज दिया, ठीक है, यहाँ पर एनोड के पास क्या किया उन्होंने, एक छेद वाली प्लेट लगा दी। कौन सी प्लेट है? छेद वाली, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स जानते हो, छेद होते हैं। ठीक है, क्या किया उन्होंने, जैसे ही हाई वोल्टेज दिया तो कुछ ऐसी किरणें, मतलब जो हमें ऐसे आंखों से दिखाई देती हैं, यंत्र के द्वारा, मशीन द्वारा देखना पड़ता है, कुछ ऐसी किरणें यहाँ से निकलना शुरू हुई। कहाँ से? कैथोड से। कैथोड से किरणें क्या हुई, निकलना शुरू हुई। किसकी तरफ जाना शुरू हुई? एनोड की तरफ। ठीक है, एनोड की तरफ गई और जाने के बाद वहां से दीवार से टकराई, और टकराने के बाद यहाँ पर एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई, जिसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट, यानी कि एक चमक उत्पन्न हुई। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट, हिंदी में प्रतिदीप्ति बोलते हैं, यानी कि चमक उत्पन्न हुई। टकराने से जो चमक उत्पन्न होती उसे प्रतिदीप्ति और फ्लोरोसेंट इंग्लिश में बोल देंगे। ठीक है, तो चमक उत्पन्न हुई। वो चमक किसकी थी? यहाँ पर एक कोटिंग लगाई गई थी फ्लोरोसेंट की। किसकी कोटिंग थी वो? जिंक सल्फाइड की, ZnS की, जिससे किरणें टकराने के बाद एक चमक पैदा करती है। वो इसलिए लगाई गई थी ताकि कोई किरण टकराए तो हमें पता चले, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रही थी। ठीक है, टकराने के बाद क्या हुई, चमक पैदा होगी। ठीक है, इसलिए ये लगाई गई थी। तो इससे जैसी किरण टकराई तो चमक पैदा हुई, जिससे पता चला कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें जा रही हैं। और वो किरणें कैसी थी? यहाँ से यहाँ की ओर जा रही थी, और एनोड पता प्लस का होता है। ठीक है, और वो अपनी सब किरणों को अपनी तरफ क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था, आकर्षित कर रहा। तो इससे ये पता लगाया विलियम क्रुक जी ने कि कैथोड रे कैसी होंगी? माइनस वाली होंगी, क्योंकि माइनस को पॉजिटिव अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यदि माइनस माइनस होते दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर देता, पीछे भेज देता। ठीक है, तो इससे पता लगा कि जो किरणें निकल के जा रही हैं एनोड की तरफ, वो कौन सी किरणें हैं? नेगेटिव किरणें हैं। कैसी किरणें हैं? नेगेटिव किरणें हैं। ठीक है, जो कैथोड किरणें हैं वो कैसी किरणें? नेगेटिव किरणें हैं, इसलिए एनोड की तरफ जा रही हैं, आकर्षित हो रही हैं। ठीक है, इसलिए नेगेटिव किरणों का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया उन्होंने इसका? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक का। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉन के बाद किसकी खोजी? प्रोटॉन की। ठीक है, प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट भी इसी तरीके से किया गया था, एक कांच के ट्यूब में, लेकिन एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। ठीक है, उसके बारे में आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। ठीक है, पॉज करना। पीछे वाली स्लाइड में देखा विलियम क्रुक द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कैथोड रेज का। ठीक है, उसको जे थॉमसन ने कैथोड रे का क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटॉन की खोज है। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? किसकी? प्रोटॉन की। ठीक, तो साइंटिस्ट हैं गोल्डस्टीन। ठीक, गोल्डस्टीन ने देखा कि यदि माइनस वाला कोई हमारे पास यदि कण है, पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज पहले हो चुकी थी, ठीक है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि जो हमारा कोई भी एटम होता है कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई ना कोई माइनस प्लस वाला भी होना चाहिए, क्योंकि चीज़ न्यूट्रल कब होगी? जब माइनस और प्लस दोनों
मिलेंगे, ठीक है। यदि माइनस वाला तो उसको न्यूट्रल करने के कोई पॉजिटिव भी होगा। तो उन्होंने उसकी खोज के लिए भी इस तरह के एक एक्सपेरिमेंट किया जैसे पिछली बार किया गया था, ठीक है। अब इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार जो किरणें एनोड से कैथोड से छोड़ी गई थी, इस बार उन्होंने एनोड से छोड़ी, ठीक है। एक तरफ एनोड लगाया नली में, कांच की नली ली, एक तरफ कैथोड लगाया, वही वैक्यूम ट्यूब लगाया, ठीक है। और हाई वोल्टेज दिया गया। जब हाई वोल्टेज दिया गया तो कुछ किरणें क्या हुई, एनोड से निकलना शुरू हुई, ठीक है। एनोड से निकलना क्या हुई, शुरू हुई, और वही चीज़ उनको दिखाई दी, एनोड से निकलना शुरू हुई, ठीक है, और कैथोड की तरफ जाने लगी। तो जिनसे उन्हें पता चला कि प्लस वाली किरणें माइनस की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इनमें पॉजिटिव कण छुपा हुआ है। तो उस पॉजिटिव कण का उन्होंने नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट द्वारा जब प्रोटॉन नाम दे दिया, फिर उसका क्या किया, चार्ज उन्होंने कैलकुलेट किया, ठीक है। उसका प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, तो आगे क्या लग जाएगा, उसके माइनस लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटॉन पर भी यही चार्ज होता है। शॉर्टकट में 1.6 अकेला भी लिख सकते हो या फिर पूरा भी लिख सकते हो, 6022, ठीक है। और मास कितना होता है, यानी उसका वजन कितना होता है प्रोटॉन का, 1.672 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम केजी में, ठीक है। और उसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 गुणे 10⁻31 केजी, ठीक है। ये केजी में है। कहीं पे यदि क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने होंगे तो कहीं कहीं उससे हो सकता है हमें ग्राम में बदलने की जरूरत पड़े, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 का गुणा। जब 1000 गुणा करेंगे तो 3 जीरो क्या होंगे, प्लस में होंगे, और यहाँ -27 है तो प्लस में 3 और बढ़ेंगे, तो -27 प्लस 3 होगा तो -24 बचेगा, -24 बचेगा ना, 30 मत कर देना, माइनस वाला ही ना, ये माइनस में प्लस जोड़ेगा तो -24 बचेगा, तो हो जाएगा 1.672 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। आई बात समझ में, ठीक। तो ये हो गया इसकी प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, इस एक्सपेरिमेंट द्वारा किसकी खोज हुई थी, प्रोटॉन की खोज हुई थी, ठीक है। इसके बाद फिर न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस न्यूट्रॉन की खोज जब उन्होंने देखा जेम्स चैडविक जी ने, ठीक है। आगे बता देते हैं इसी में थोड़ा सा लिख के साइड में न्यूट्रॉन के बारे में। यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक, ठीक है। चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पर, चार्ज तो कुछ नहीं होता है तो 0 होगा, ठीक है। मास कितना होता है, प्रोटॉन के बराबर ही मास होता है लगभग, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना है 1.67, यही रहेगा लगभग, ठीक है, 27 kg, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में बिल्कुल बीच में रहते हैं, इसलिए उनका मास भी बराबर होगा, तो यहीं भी इसका मास भी सेम होगा, ठीक। तो न्यूट्रॉन की ये खोज जेम्स चैडविक जी ने की थी, ठीक। उन्होंने क्या किया था, जब प्रोटॉन मिल गया और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्लस माइनस दोनों मिल गए, ठीक है, तो उन्हें पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाने पर भी जो किसी एटम का वजन है, मास है, वो बराबर नहीं, ठीक नहीं बैठ रहा है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, यानी वैसे वजन अलग आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का यदि मास जोड़ा जाए तो वजन कम पड़ रहा है। इसका मतलब किसी और का भी इसमें वजन शामिल है, करना नहीं पड़ेगा, वजन शामिल है। अब सोचिए एक एटम है हमारे पास कोई, ये, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ होती है, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, ठीक है। उनका वजन मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इस पूरे एटम का वजन 10 किलो है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की हो चुकी है, प्रोटॉन का वजन मान लो 3 किलो, इलेक्ट्रॉन का वजन मान लो 5 किलो है, तो दोनों को जोड़ा गया, जब देखा गया तो 8 ही किलो हो रहा है, तो 2 किलो वजन फिर किस चीज़ का है, ठीक है। तो उसके लिए फिर खोज की गई, तो जेम्स चैडविक जी ने बताया कि उसमें और भी क्या पाया जाता है, साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है, जो जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन दे दिया, न्यूट्रल होने की वजह से। आई बात समझ में, ठीक है। उसका कोई चार्ज नहीं होता है, बट वो उसमें मौजूद रहता है, उसके केंद्र के बिल्कुल बीच में, सेंटर पे, न्यूक्लियस में मौजूद रहता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसका भी कुछ ना कुछ वेट होता है, उसका मास होता है, तो इस वजह से न्यूट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए जाएंगे, ठीक है, तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक चीज़ पता हो जाए हमें, इलेक्ट्रॉन पता है तो हमें निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और फिर जब 2 पता चल गए तो टोटल में से फिर बाकी घटा दिया जाएगा, तो न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, और टोटल वेट हमें पता 10 किलो, इलेक्ट्रॉन पता चल गया 3 किलो, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 3, ठीक है। तो टोटल हो गया 6,
तो जब 10 में 6 घटाएंगे तो बचा जो 4, तो 4 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो ऐसे हमें पता चल जाता है उसकी संख्या एक दूसरे घटा के, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया। देखो अगली हेडिंग हमारी जे थॉमसन का मॉडल, ठीक। जे थॉमसन ने अपने एक परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने परमाणु के बारे में जो भी खोज की उसके बारे में उन्होंने अपने एक ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये बताया कि जो हमारा एटम है ना वो एज अ लाइक तरबूज की तरीके है। किसकी तरीके, तरबूज की तरीके, वाटरमेलन की तरीके, ठीक है। जिसमें अंदर खूब सारा लाल हिस्सा होता है और बीच में काले बीज धसे होते हैं। तो जितना भी ये खाली रेड पार्ट होता है और सारा इन सब को उसने किसकी जगह बोला, प्रोटॉन की जगह बोला। यानी ये सब क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, ये सब प्रोटॉन की तरीके हैं फैले हुए, ठीक। और जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बीज धसे हुए काले काले उनको उसने बोला इलेक्ट्रॉन। यानी इसने ये बताया जे थॉमसन ने कि परमाणु एक तरबूज की तरीके होता है, उसमें जो लाल वाला गूदे वाला हिस्सा होता है उसमें प्रोटॉन फैले रहते हैं और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं बीज की तरीके, ठीक है। जबकि बाद में ये इसका ही मॉडल फेल हो गया। उसने सिर्फ इतना ही बताया, इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी न्यूट्रॉन के बारे में। उसने सिर्फ इतना बताया कि एटम एक न्यूट्रल होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होने का मतलब प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्लस वाली चीज़ है और माइनस वाली चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, निगेटिव, न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस दोनों है उसमें, ठीक है। इतना बस बताया इसने। आगे चल के इसका मॉडल फेल हो गया, चूँकि इलेक्ट्रॉन रियल में धसे होते नहीं है बल्कि चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो किसने बताया बाद में, नील्स बोर ने, दूसरे ने, ठीक है। ये हो गया जे थॉमसन का मॉडल, ठीक। अब आगे हमारा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये रदरफोर्ड नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने, एक सोने की पतली पन्नी ली, ठीक है, वो लिया, साथ में अल्फा कण का कोई पार्टिकल सोर्स ले लिया। अल्फा कण की जगह उन्होंने ले लिया था हीलियम, हीलियम प्लस प्लस, इसका यूज़ किया था उन्होंने अल्फा कण की जगह पे, ठीक है। अल्फा कण के सोर्स के रूप में उन्होंने क्या लिया, हीलियम प्लस प्लस, ठीक है, इसका यूज़ किया अल्फा कण के रूप में। और इन अल्फा कणों की बमबारी करवाई, यानी उसके ऊपर बरसाए, किसकी, सोने की पतली पन्नी के ऊपर। बीच में एक लेड प्लेट लगा दी जिससे कि अल्फा कण इस छेद से होकर गुजरे, ठीक है। लेड प्लेट ही लगा दी, ठीक है, बीच में ऐसे खड़ी कर दी, बीच में छेद था, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ छोड़ेगा, लेड प्लेट से गुजरने के बाद इस पतली पन्नी पर जैसे ही अल्फा पार्टिकल पड़े तो उन्होंने क्या हुआ, जो ज़्यादातर किरणें थीं, ज़्यादातर रेस थी अल्फा कण की, वो सीधी निकल गई, बिल्कुल पार करके, पन्नी को पार करके सीधी निकल गई। लगभग यदि 20,000 उन्होंने रेस डाली होंगी तो 20,000 में बहुत सी 99% लगभग रेस क्या हो गई, पूरी सीधी निकल गई, ठीक है, 19,000 के आसपास। और बाकी जो कुछ जो किरणें थी बहुत कम मात्रा में, वो क्या हुई, 20 से टकराने के बाद अपने रास्ते से हल्की सी विचलित हो गई। यानी बिल्कुल सीधी नहीं गई, ना ही बिल्कुल रिटर्न आई सीधे, थोड़ा सा गई तो टकराने के बाद थोड़ा सा रास्ता भटक गई, ये निकल गई, ये गई, थोड़ा सा रास्ता भटक गई, ये निकल गई, दिख रही ग्रीन कलर में, ठीक है। और बहुत ही कम किरणें, बहुत ही कम क्या मतलब 20,000 समझो इक्की दुक्की, 20,000 में एक किरणें मान लो, एक किरणें बिल्कुल गई सीधी और बिल्कुल टकरा कर बिल्कुल वापस आ गई, ठीक। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उसे बोलते ऑब्जर्वेशन, क्या देखा, उसका फिर क्या रिजल्ट उन्होंने निकाला, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या क्या किया, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको नोट कर लेना कॉपी में, मैं यहाँ पे सिर्फ मौखिक बता दे रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया है कि 90% किरणें तो बिल्कुल सीधी जा रही हैं, ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। और बहुत ही कम किरणें जो टकराकर बीच से थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक गई, ठीक है। और 20,000 में लगभग इक्की दुक्की किरणें थी जो बिल्कुल टकराने के बाद सीधी वापस आ गई, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, उसका रिजल्ट क्या निकाला, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि जब इतनी सारी किरणें वापस आर पार चली जा रही हैं, लगभग 90% किरणें आर पार चली गई, ना ही भटकी रास्ते से ना ही वापस आए, तो इसका मतलब जो भी हमारा एटम है ना उसके अंदर बहुत सी जगह खाली स्पेस है, पूरी खाली जगह है। यानी एटम में अगर इतना है तो उसके बीच में इस खाली स्पेस बहुत सारा है, क्योंकि खाली स्पेस से ही किरणें आर पार होती हैं। कोई चीज़ बीच में होती तो किरण किसी न किसी से टकरा कर यहाँ वहाँ फैलती या तो फिर वापस आती, लेकिन ज़्यादातर किरण निकल गई। इसका मतलब है कि बीच में खाली जगह बहुत सारी है, यानी 90% खाली जगह है, तभी तो 90% किरणें पार हो गई। तो पहली चीज़ ये पता चली कि एटम में बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो खाली है, ठीक है। और जो किरणें बीच से होकर गुजरी हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर वो किरणें थोड़ी बहुत जो भी बीच से गई हैं वो क्या होंगे, अपने रास्ते भटक गई। इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ मौजूद है, बीच में कोई ना कोई पार्टिकल्स या कोई भारी चीज़ मौजूद है, ठीक है, तभी किरणें उससे टकरा के वापस गई हैं। तो पता चला कि बीच में क्या है, प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव होता है,
ठीक है। और अल्फा पार्टिकल भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि हीलियम प्लस प्लस अल्फा पार्टिकल ग्रुप में यूज किया गया, तो हीलियम कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो बीच में भी प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, तभी वो किरणें क्या हुई, टकरा के अपने रास्ते से हल्की भटक गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई चीज मौजूद है, प्रोटॉन। और फिर एक किरण जो है टकरा कर बिल्कुल सीधी, जो बिल्कुल बीच में गई थी, वो बिल्कुल सीधी उसी एंगल पर वापस आ गई, 180 डिग्री पे ही तुरंत लौट के वापस आ गई। तो इससे क्या पता चला, जो बीच में जो हमारा सेंटर है, जैसे न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है, उनका काफ़ी भारी मात्रा में, उनमें काफ़ी वजन है, यानी कि उनमें काफ़ी बड़ा मास है उसका, जिसकी वजह से उसे भेद नहीं पा रही किरणें, इसलिए रिटर्न बिल्कुल वापस आ गए। तो उससे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि जो हमारे बीच का नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका वेट सबसे ज़्यादा, यानी पूरे परमाणु का जो मेन सेंटर होता है वजन का, भार का, वो कहाँ पे होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस पे, बिल्कुल बीच में होता है, सबसे भारी चीज़ वहीं पे रहती है। और बाकी चारों तरफ से एटम क्या होता है, एक खाली स्पेस की तरीके होता है। ठीक है, ये उन्होंने रिजल्ट में बताया। ठीक है, अब इसके बाद इनकी कुछ ये बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। रदरफोर्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ये आता है, और फिर रदरफोर्ड की कमियाँ, उसकी क्या कमियाँ, यानी ड्रॉबैक। कमियों क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक यानी कमियाँ, कि उन्होंने जो बताया उसमें कमियाँ क्या क्या थी। ठीक है, ये तो उन्होंने रदरफोर्ड ने बता दिया कि बीच में प्रोटॉन रहता है, चाहे तो खाली स्पेस रहता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन अलग बगल चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब बाहरी कक्षम चक्कर लगाएंगे, ठीक है, बाहरी कक्षम चक्कर लगाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो इस तरीके से कोई हमारा नाभिक है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये कोई हमारा नाभिक है। ठीक है, बीच में प्रोटॉन रहते हैं, तो चारों तरफ ये कक्षाएं होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी कुछ लॉस होगी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या हुई, चक्कर लगाते लगाते लॉस होगी, और लॉस होने के बाद क्या होगा, जब वो उनकी कक्षा धीरे धीरे छोटी हो जाएगी, चक्कर लगाने से, चक्कर लगाते लगाते वो छोटी कक्षा में आ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी क्या होगी, उनकी कम हो गई। तो एक समय ऐसा आएगा वो यहाँ पर बीच में सेंटर पर गिर जाएंगे, सेंटर में गिर जाएंगे, और जिससे नाभिक क्या हो जाएगा, पूरा बस्ट हो जाएगा, यानी पूरा जो हमारा एटम है वही पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होता है क्या, हर चीज़ एक एटम है, ये चीज़ भी एटम है, मोबाइल भी एटम है, तो ये ख़त्म होता है क्या, नहीं होता है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर चीज़ पाई जा रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चला कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म नहीं होती। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, यानी रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिरते क्यों नहीं है, ये इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसकी क्या होगी, मेन ड्रॉबैक होगी, मेन कमी इसकी यही थी। उसने उस वाली थ्योरी को, ठीक है, जो एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, क्या नाम है, जिन्होंने ये बताया था कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हाँ मैक्सवेल नाम है, क्या नाम है, मैक्सवेल। उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा कक्षा में तो एनर्जी उसकी लॉस होगी, जिससे उसकी कक्षे का रास्ता छोटा हो जाएगा और एक टाइम पे वो नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नाभिक बहुत ही स्टेबल चीज़ होती है। तो ये स्टेबल क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है, इसके बारे में इसको बताना चाहिए था, थोड़ी बहुत इन्होंने नहीं बताया, तो इनकी क्या हो गई, कमियाँ हो गई। ये सबसे मेन कमी यही है, बाकी 2-3 पॉइंट और आपकी बुक में लिखे होंगे, वो नोट कर लेना, समझाने के लिए मेन फीचर यही है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उसकी कमियाँ हो गई। ठीक।